विश्व धरोहर स्थल जयपुर। गुलाबी शहर की बड़ी चौपड़ पर स्थित यह हवा महल राजपूतों की शाही विरासत, वास्तुकला और संस्कृति के अद्भुत मिश्रण का प्रतीक है। यह विश्व की एकमात्र बिना नींव के बनी सबसे ऊंची इमारत है। यह 5 मंजिला एक मुकुट के समान दिखाई देने वाला महल अपनी खूबसूरती के लिए विश्व प्रसिद्ध है। जयपुर को साल 2019 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। यह एकमात्र ऐसा महल है जो सामने से देखने पर कोई प्रवेश के लिए दरवाजा नहीं है, लेकिन यह भाग तो इस महल के पीछे की दीवार है, जिसे 5 मंजिलों में एक खूबसूरत मुकुट की तरह बनाया गया है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो यहाँ अपनी एक तस्वीर नहीं बनाना चाहेगा। यह महल का दिखने वाला एक सबसे खूबसूरत भाग है। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद। मेरे नए वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको जयपुर के हवा महल का संपूर्ण ऐतिहासिक तथ्यों के साथ भ्रमण कराने वाला हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि भविष्य में आने वाले नए वीडियो की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। राजस्थान की राजधानी यह जयपुर, जो अपने विशाल, भव्य, खूबसूरत महलों, किलों और प्राचीन मंदिरों के लिए विश्व प्रसिद्ध रहा है, तभी तो यूनेस्को द्वारा वर्ष 2019 में जयपुर को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। जयपुर का यह हवा महल अपनी अनूठी वास्तुकला व सौंदर्य से पर्यटकों का मन मोह लेता है। जयपुर की बड़ी चौपड़ के पास स्थित यह महल जयपुर राजघराने का एक राजसी महल है, जिसका निर्माण जयपुर राजघराने के मुख्य महल सिटी पैलेस के विस्तार के तौर पर करवाया गया था। इस महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने सन 1799 में खेतरी महल से प्रेरित होकर बनवाया था। खेतरी महल वर्तमान के झुंझुनू जिले के खेतरी में भोपालगढ़ में स्थित है, जिसका निर्माण खेतरी के महाराजा भोपाल सिंह ने सन 1770 में करवाया था। खेतरी महल के बारे में विस्तार से जानने के लिए मेरा वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। हवा महल जयपुर के वास्तुकार लालचंद उस्ता थे। इस महल के निर्माण में चूने व लाल व गुलाबी बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया था। हवा महल के निर्माण में खास बात यह थी कि इसकी कोई नींव नहीं बनाई गई थी, तो यह विश्व की एकमात्र बिना नींव की सबसे ऊंची इमारत है। सवाई प्रताप सिंह श्री कृष्ण के परम भक्त थे, इसलिए यह हवा महल इमारत भगवान श्री कृष्ण व राधा जी को समर्पित है। इस महल के पीछे के हिस्से को बहुत खूबसूरती से बनाया गया है। यह 5 मंजिला महल मुकुट की तरह नजर आता है, जिसे भगवान श्री कृष्ण के मुकुट की तरह देखा जाता है। इस महल में बनी 953 छोटे झरोखे व खिड़कियों के कारण यह एक मधुमक्खी के छत्ते जैसा नजर आता है। हम बड़ी चौपड़ मेट्रो स्टेशन से 100 मीटर पैदल चलकर हम यहाँ पहुँचते हैं। सामने यह हवा महल का प्रवेश द्वार आनंद पोली है। इसके बाईं ओर टिकट खिड़की है, जहां हम यूपीआई पेमेंट करके भी टिकट खरीद सकते हैं। भारतीयों के लिए 52 रुपये टिकट है। आनंद पोली में सुरक्षा जांच के बाद हम इस पहले प्रांगण में प्रवेश करते हैं। यहाँ उस जमाने का एक कुआं भी बना हुआ है। यह सामने दूसरा दरवाज़ा नज़र आ रहा है, इसका नाम चंद्रपोली है। इससे प्रवेश कर हम हवा महल के मुख्य चौक में पहुँचते हैं, जहाँ बीचों बीच यह फव्वारा इस गर्मी में एक शीतलता के साथ एक सुंदर नज़ारा दिखाई देता है। इस चौक से यह 5 मंजिला हवा महल का एक सुंदर नज़ारा नज़र आता है। इस चौक के बाईं ओर के भवनों को भोजनशाला कहा जाता है, जो कि शाही परिवार के भोजन के लिए उपयोग में लिए जाने वाले मुख्य कक्ष थे। मुख्य चौक के दाएं भाग में बने हुए कक्षों को प्रताप मंदिर कहा जाता है, जो सवाई प्रताप सिंह का निजी कक्ष है। सवाई प्रताप सिंह भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। वो एकांत समय में प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति यहाँ किया करते थे। यह सामने बनी आदमकद मूर्ति सवाई प्रताप सिंह की है, जिसके एक हाथ में मनकों की माला और दाएं हाथ में पंख रूपी लेखनी है। यह लेखनी दर्शाती है कि सवाई प्रताप सिंह एक अच्छे कवि भी थे। वे प्रभु श्री कृष्ण पर कविताएं भी लिखते थे। इनका एक कविताओं का संकलन ब्रजनिधि के नाम से काफ़ी प्रसिद्ध है। सवाई प्रताप सिंह काव्यों की रचना में अपना उपनाम ब्रजनिधि लिखते थे।
यहीं इस कक्ष में यह हवा महल का एक छोटा प्रतिरूप बनाकर रखा गया है, जिसे हम हवा महल की बाहरी वास्तु को आसानी से देख सकते हैं। प्रताप मंदिर कक्ष के बाहर यह बरामदा शुभम भवंतु के नाम से जाना जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ शुभ शांति होना है। इस बरामदे को उस समय प्रतिदिन पुष्प और लताओं से सजाया जाता था, जिससे भक्ति के लिए यहाँ पर एक मनोरम वातावरण बनाया जाता था। बरामदे में लगे इन दरवाजों पर की गई यह चित्रकारी यहाँ और भी खूबसूरती बढ़ा देती है। यहाँ की चित्रकारी में फल व सब्जियों के रंगों का ही प्रयोग किया गया है। प्रताप मंदिर से हम पुनः मुख्य प्रांगण में आते हैं। यहाँ से हम भोजनशाला कक्ष की तरफ आते हैं, जहाँ यहाँ के स्थानीय कलाकार एक मधुर संगीत से हमारा स्वागत करते हैं। अब हम महल की निचली प्रथम मंजिल में चलते हैं। इसे शरद मंदिर कहा जाता है। यहाँ पर बने कक्षों में ये छोटी छोटी खिड़कियाँ बनाई गई हैं, जिनसे इस महल में हमेशा ताज़ी हवा का प्रवाह बना रहता है, जिससे यह महल गर्मियों में ठंडा रहता था और राज परिवार की रानियां यहाँ पर विश्राम करती थी। हवा महल को सवाई प्रताप सिंह ने सिटी पैलेस के विस्तार के तौर पर बनवाया था। यहाँ रानियां व राज परिवार की महिलाएं शहर में होने वाले उत्सवों जैसे तीज की सवारी, गणगौर की सवारी को इन झरोखों व खिड़कियों से देखती थी, क्योंकि उस समय पर्दा प्रथा होती थी। ऐसे में यहाँ के झरोखों के में बिना बाहर किसी को नजर आए सभी उत्सवों को आसानी से देखा जा सकता था। वहीं अपनी हवादार खिड़कियों की ताज़ी हवा से यह महल गर्मियों में भी शीतल बना रहता था। इस कक्ष की छत में लोहे के कड़े भी लगाए हुए हैं, जिनमें रानियों के लिए झूले भी लगाए जाते थे। अब हम प्रथम मंजिल के शरद मंदिर के सामने के गलियारे से बाईं ओर के दलान से ऊपर मंजिल पर चलते हैं। हवा महल में ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियों की जगह दलान बनाया गया है, जिससे रानियां अपने भारी भरकम पहनावे के साथ आसानी से व्हील चेयर से ऊपर जा सकते थे। यह दलान चौथी मंजिल तक बना हुआ है। हवा महल की देखरेख राजस्थान सरकार का पुरातात्विक विभाग करता है। वर्ष 2005 में 50 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद बड़े स्तर पर महल का नवीनीकरण का कार्य किया गया, जिसकी अनुमानित खर्च 45 लाख रुपए था। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने हवा महल के सार संभाल का जिम्मा उठाया है। हवा महल की वास्तुकला में हिंदू राजपूत शिल्प कला और मुगल शैली की वास्तुकला का मिश्रण देखने को मिलता है। इसके मुगल शैली की नक्काशी में मेहराब बनाए गए हैं। इसके साथ ही राजपूत शिल्प कला में गुंबद और फूल पत्तियों के आकर्षक शिल्प और खंभे बनाए गए हैं। इस महल की पहली व दूसरी मंजिल के कक्षों के बाहर ही गलियारा है। वैसे तो हवा महल में 953 झरोखे व खिड़कियां हैं, लेकिन मुख्य महल में 365 खिड़कियां हैं, जो एक वर्ष के दिनों की संख्या के समान है। यह दूसरी मंजिल का कक्ष रतन मंदिर है। इस कक्ष की खिड़कियों में अलग अलग रंग के कांचों से सजाया गया है, जिससे सुबह की सूरज की रोशनी में यह कक्ष रंगीन रोशनी से जगमगा उठता है। उस जमाने में यह कांच बेल्जियम से मंगवाए जाते थे। इन कांचों के रंगों पर हम गौर करें तो पाएंगे कि जयपुर राज परिवार के ध्वज में जो 5 रंग हैं, वो रंग ही यहाँ की खिड़कियों के कांच के रंग हैं। इस कक्ष की छत में भी झूलों के लिए लोहे के कड़े लगाए गए हैं। महल के इस कक्ष का उपयोग राज परिवार अपनी आवश्यकता के अनुसार करते थे। रतन मंदिर कक्ष के दोनों ओर छत पर 2 खुले छोटे प्रांगण हैं। यहाँ से भी राज परिवार की महिलाएं खुले आसमान में झरोखों से बाहर सड़क पर देख सकती थी। अब हम हवा महल की तीसरी मंजिल विचित्र मंदिर कक्ष में जा रहे हैं। यह कक्ष उस जमाने में भगवान श्री कृष्ण की आराधना के लिए था। यहाँ पर भी रंगीन कांचों का प्रयोग खिड़कियों पर किया गया है। हवा महल को एक मुकुट की तरह बनाया जाने के कारण
प्रत्येक ऊपरी मंजिल के कक्ष छोटे होते जाते हैं। अब हम दलान से चौथी मंजिल पर जाते हैं। यह मंजिल प्रकाश मंदिर के नाम से जानी जाती है। यहाँ राज परिवार की महिलाएं करवा चौथ के व्रत में चांद देखने के लिए भी आती थी। चौथी मंजिल से पांचवी मंजिल हवा मंदिर के ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां बनाई गई हैं, जिनसे आप सबसे ऊपरी मंजिल में आ सकते हैं। कहा जाता है कि इस हवा मंदिर के नाम पर ही इस महल का नाम हवा महल रखा गया था। यह महल की सबसे ऊपरी मंजिल है। यहाँ से हम गुलाबी नगरी का एक खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं। यहाँ चारों ओर की इमारतों पर किया गया रंग गेरुआ रंग है। इसी रंग के कारण जयपुर को गुलाबी नगर कहा जाने लगा। गेरुआ रंग से इस नगर को पहली बार महाराजा राम सिंह ने रंगवाया था, जब 1876 में वेल्स के राजकुमार अल्बर्ट भारत में आए थे। तब उन्होंने गेरुए रंग को देखकर उन्होंने इसे पिंक सिटी का नाम दिया था। हवा महल की ऊपरी मंजिल हवा मंदिर से पूर्व में हमें पहाड़ी पर बना सूर्य मंदिर नजर आ रहा है। अब हम हवा महल से पश्चिमी दिशा में पहाड़ी पर बना यह नाहरगढ़ दिखाई देता है और हवा महल के पास में हमें सिटी पैलेस और जंतर मंतर वेधशाला की विश्व की सबसे ऊंची सूर्य घड़ी सम्राट यंत्र भी नजर आ रहा है। दाईं ओर यह सफ़ेद रंग की यह मीनार इसर लाट है, जिसका निर्माण महाराजा सवाई ईश्वरी सिंह ने करवाया था। तो दोस्तों, उम्मीद है यह जयपुर का भव्य हवा महल ज़रूर आपको पसंद आया होगा, और यह वीडियो भी अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। अपने विचार और सलाह का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपने कीमती सुझाव ज़रूर दें। जल्दी ही मैं आपको नए वीडियो में एक और भारतीय धरोहर के साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।